मेरे प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आपका आज पुनः श्रेष्ठम एकेडमी में। ठीक है, तो आइए आज हम बात करते हैं अपने पार्टनरशिप अकाउंट की। बेटा इससे पहले हम एक क्लास ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं, तो जो बच्चे आज सेकंड क्लास देख रहे हैं, मैं उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर किसी ने पहली क्लास नहीं देखी तो पहले आप वो क्लास देखिए। वहां पर मैंने आपको डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप होती क्या है। पार्टनरशिप के फीचर्स में हमने एक फीचर डिस्कस किया था, कौन सा? टू और मोर पर्सन। तो आज हम क्या करते हैं, पहले उस पॉइंट को, टू और मोर पर्सन वाले फीचर को डिस्कस करते हैं स्पीड से, उसके बाद फिर हम बाकी जो फीचर्स है पार्टनरशिप के उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो आइए बेटा, हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था कि पार्टनरशिप के फीचर्स में जो पहला जो मेन फीचर था वो था टू और मोर पर्सन, कम से कम दो और उससे अधिक लोग होने चाहिए। तो बेटा मैं बोलूं कि भाई कम से कम कितने लोग चाहिए आपको पार्टनरशिप में, तो हमें कम से कम 2 पर्सन तो चाहिए ही चाहिए। 2 से पहले पार्टनरशिप कहां बनती है? अकेले बंदे से आपने पार्टनरशिप बनते कहां देखी है? तो कम से कम 2 लोग तो चाहिए ही चाहिए। तो और जितने भी पर्सन होंगे ना, जितने भी पार्टनर होंगे, वो सारे के सारे C2C बोले तो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। इट मींस अगर मेरी पार्टनरशिप फर्म में मान लीजिए 5 पार्टनर हैं, तो 5 के 5 पार्टनर मेरे C2C होने चाहिए, यानी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। सर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? बेटा कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अनुसार सारे व्यक्ति जो होते हैं ना, सारे पर्सन, एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट वो दो कैटेगरी के लोग कौन है? नंबर 1 इज पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एंड पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। इन 2 प्रकार के पर्सन को छोड़ दीजिए, बाकी सारे पर्सन क्या होते हैं? हमारे कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। हमने ये पढ़ा कि मिनिमम पार्टनर 2 होने चाहिए और जितने भी होंगे वो सारे के सारे C2C होने चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा मैक्सिमम पार्टनर कितने होने चाहिए। सर मैक्सिमम पार्टनर कितने होने चाहिए? मैक्सिमम पार्टनर कितने होने चाहिए ये लिखा होगा पक्का पक्का पार्टनरशिप एक्ट में? नहीं बेटा, ये आपका पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा हुआ। सर फिर कहां लिखा हुआ है? बेटा ये लिखा हुआ है आपका कंपनीज एक्ट 2013 में। ओ माय गॉड, पढ़ने आए थे पार्टनरशिप एक्ट और पढ़ क्या लिए हम? कंपनीज एक्ट। हाँ बेटा, कंपनीज एक्ट 2013 का एक सेक्शन था, सेक्शन नंबर 464। उसने क्या बोला कि हम पावर दे रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसको दे रहे हैं पावर? हम CG को। वो प्रेस्क्राइब करेगी कि कितने पार्टनर एक पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम होने चाहिए। लेकिन CG पर भी लिमिट लगा दी हमारे एक्ट ने और क्या बोला कि खबरदार CG, तुम भी 100 से अधिक प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते। और जब CG को इस बात का लगा पता कि हमें बोला गया है पार्टनर प्रेस्क्राइब करने के लिए, तो CG ने प्रेस्क्राइब कर दिया 50। बोले तो मतलब क्या समझाया इसमें? समझ में हमें ये वाली बात आई कि आज इस समय मैक्सिमम पार्टनर 50 होंगे और ये किस एक्ट में लिखा हुआ है? ये लिखा है कंपनीज एक्ट 2013 में। ओके, अब बात करते हैं हम इससे आगे। तो बेटा इससे आगे हमें बात करनी है जो ये बात है कि माइनर के बारे में बात करनी है हमें कि माइनर क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? तो हम बोलेंगे बेटा एक पार्टनरशिप फर्म में माइनर पार्टनर बन सकता है, लेकिन सिर्फ किसके लिए? प्रॉफिट के लिए। कभी भी माइनर क्या होगा? लॉस के लिए पार्टनर नहीं बनेगा, हमेशा बनेगा तो सिर्फ किसके लिए? प्रॉफिट के लिए। यानी सिर्फ माइनर क्या है? माइनर के क्या है भाई? बोला माइनर क्या करोगे तुम? सिर्फ प्रॉफिट के लिए क्या करोगे? पार्टनर बनोगे। किसके लिए बनोगे पार्टनर? तुम सिर्फ प्रॉफिट के लिए क्या बनोगे? पार्टनर बनोगे। तो लो जी, हम क्या कर रहे हैं? अब बात करते हैं माइनर एज अ पार्टनर। अ माइनर कैन बी पार्टनर इन द फर्म बट ओनली इन प्रॉफिट। माइनर हमेशा जो पार्टनर बनेगा वो बनेगा प्रॉफिट के लिए एंड नॉट इन द लॉस। कभी भी लॉस के लिए माइनर पार्टनर नहीं बनेगा। इसका लॉजिक भी है कि माइनर पार्टनर लॉस के लिए क्यों नहीं बनता? क्योंकि देखो बेटा, माइनर बंदा कौन है? माइनर उस बंदे को बोलते हैं जिसकी एज क्या होती है? 18 साल से कम की होती है। और 18 साल से कम की एज लॉ ने बोला है कि ये माइनर है, तो हम क्या बोलते हैं? अगर मान लीजिए हमने पार्टनरशिप में 4 पार्टनर मेजर हैं और 1 पार्टनर माइनर है, तो क्या करेंगे? जब चारों पार्टनर डिसीजन ले रहे होंगे तो माइनर की जो बातें होंगी ना उनको मानते नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनसे उससे क्या बोलते होंगे? बोलेंगे तू तो अभी बच्चा है, अभी तू क्या है? अभी तू तो अभी बच्चा है। इट मींस क्या? माइनर के फैसले से कोई भी माइनर को फैसले नहीं लेने दिए जाएंगे।
बात पहले पड़ी, जब माइनर फैसले नहीं ले रहा है तो जो फर्म को लॉस हुआ है वो किसके फैसले की वजह से हुआ है? वो फर्म को जो लॉस हुआ वो मेजर पार्टनर के फैसलों की वजह से हुआ है। जब मेजर पार्टनर के फैसलों की वजह से लॉस हुआ है तो मेजर पार्टनर तुम ही भुगतो इस लॉस को, ठीक है जी। माइनर पार्टनर को फैसले लेने नहीं दे रहे, उनको बार बार क्या करते हैं, माइनर पार्टनर जब भी कुछ बोलता है मेजर क्या बोलता है, तू बाहर जा, तू तो बच्चा है अभी, तेरे से क्या पूछे हम, जब बड़ा हो जाएगा तब हमें बताइए कोई फैसला, ठीक है। जब माइनर पार्टनर फैसले नहीं ले रहा तो लॉस भी क्या होगा, बोला जब मैंने फैसला लिया ही नहीं तो मैं लॉस को क्यों भुगतूं। इसलिए क्या होता है, हम बोलते हैं माइनर क्या करे, माइनर भाई साहब तुम प्रॉफिट तो बांट लोगे लेकिन लॉस को कभी नहीं बांटोगे। लेकिन एक बात है माइनर भाई साहब, क्या जब आप मेजर हो जाओगे, इट मींस जब आप 18th ईयर के हो जाओगे, 18 साल के हो जाओगे, तो उसके बाद आपको हम देंगे 6 मंथ। कितने मंथ देंगे आपको? हम आपको 6 महीने देंगे। आपको इन 6 महीनों के अंदर एक काम करना है, किन्हीं 2 कामों में से। सर वो काम कौन सा है? या तो आपको एक्सेप्ट करना है हमारी पार्टनरशिप को या आपको रिफ्यूज करना है, ठीक है जी। इन दोनों में से कोई एक काम करना है। जब आप 18th के मेजर हो जाओ ना तो आप 6 महीने के अंदर में बता देना कि आप पार्टनर बनना चाहते हो हमारी फर्म में या फिर नहीं बनना चाहते। अगर बनना चाहते हो तो ओके, और अगर नहीं बनना चाहोगे तो हम आज से बोलेंगे आज से हम आप हमारे पार्टनर नहीं हो। तो 6 महीने का टाइम किसने दिया? लॉ ने। 6 महीने के अंदर बता दो कि क्या आप पार्टनर बनोगे या नहीं बनोगे। अगर बन गए तो अब क्या होगा, अब आप मेजर पार्टनर हो, इट मींस अब आगे से लॉस भी आपका, प्रॉफिट भी आपका। और अगर मना कर दे तो बात खत्म, आप पार्टनर हो ही नहीं इसके बाद। लेकिन खबरदार, अगर आपके 6 महीने बीत गए, यानी 6 महीने आपके खत्म हो चुके हैं, लेकिन आपने अभी तक क्या हुआ, अभी तक नहीं बताया कि आप पार्टनरशिप में कंटिन्यू रखना चाहते हो या नहीं, तो क्या करेंगे, लॉ बोलेगा तुमने लॉ का क्या किया है, तुमने लॉ का कर दिया निरादर। यानी क्या किया तुमने लॉ को ब्रीच कर दिया। जो लॉ ने कहा था आपने लॉ की बात नहीं मानी, इसीलिए अब क्या होगा, अब तुमको सख्त सजा दी जाएगी। और सजा क्या होगी, हम ये मानेंगे कि जिस डेट से तुम पार्टनर बने थे ना, जिस डेट से तुम पार्टनर बने थे, हम उसी डेट से आपको क्या कर देंगे कि आप लायबल हो हर एक्ट के लिए। इट मींस सपोज करो ये पार्टनर 12 साल की उम्र में बन गया था, जब इसकी एज 12 साल थी तो ये क्या होता, ये पार्टनर बन गया था। लेकिन जब 18 साल का हुआ तो उसने 6 महीने के अंदर बताया नहीं कि मैं पार्टनरशिप में कंटिन्यू करूंगा या नहीं करूंगा। तो अब क्या होगा, हम बोलेंगे जब तुम 12 साल की उम्र में पार्टनर बने थे, आप तभी से क्या हो, हर एक्ट के लिए लायबल हो। इट मींस 12 साल से लेके 18 साल की उम्र में अगर कहीं भी लॉस हुआ होगा तो आप उस लॉस की भरपाई हम तुमसे कर लेंगे। या तो बता दो, जो लॉ ने बोला है कि 6 महीने का टाइम आपको बहुत दिया हमने, कि 6 महीने के टाइम में बता दो आप रहोगे या नहीं रहोगे। अगर बता दिया रहोगे ओके, नहीं बताया अगर नहीं रहोगे तो भी ओके। अगर ना बताया कि रहोगे नहीं रहोगे, इट मींस तुम क्या कर रहे हो, लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हो, लॉ की बात को नहीं मान रहे हो, तो लॉ को हल्के में ले रहे हो, तो लॉ क्या करेगा, बट तुम्हें भारी कर देगा। लॉ कैसे भारी कर देगा, बोलेगा तुम्हारी ऐसी की तैसी। इट मींस क्या, 12 साल के जब तुम थे ना, जब पार्टनर बने थे, तब से लेके और 18 साल तक की उम्र में अगर कभी भी हमको लॉस हुआ होगा, उस लॉस में तुम्हारा भी हिस्सा रहेगा। बात पहले पड़ी। इट मींस क्या करेंगे, अगर 6 महीने के अंदर नहीं बताओगे तो जितने भी एक्शन हैं उन सभी के लिए आप लायबल रहोगे। ठीक है। A minor partner on becoming major should accept or refuse the partnership in the firm within 6 months. If partner does not so decide, he or she became liable, वो liable हो जाएगा for all the actions, सभी actions के लिए, since he became partner, जब से वो partner बना था तब से क्या होगा, सारे actions के लिए वो liable हो जाएगा। बात पहले पड़ी। हाँ सर, बात समझ आ गई कि 6 महीने के अंदर पार्टनर को बताना ही पड़ेगा कि वो रहेगा या नहीं रहेगा। ओके सर, तो अब बात समझ में कि ये आ रही है कि आप बताओ क्या किसके साथ आप पार्टनरशिप करना चाहोगे। तो मैं बोला हूं बेटा किसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहोगे, तो हम बोलते हैं 3 लोगों के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट मत करना, 2 के साथ तो खासकर मत करना, एक पर्सन विद अनसाउंड माइंड एंड एक पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। और माइनर के साथ भी कोशिश करना कि आप कॉन्ट्रैक्ट ना करो। ठीक है जी। तो सर किसके साथ करना है मुझे कॉन्ट्रैक्ट, हाँ कोई भी व्यक्ति जो क्या हो, जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेना। तो किसको मना कर देना, नहीं 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 हम आपसे नहीं करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, और इनको बोला कि हाँ आपसे C2C, आपसे हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। बात पहले पड़ रही, हाँ सर समझ आया बात हमें। अब अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं आपसे, जो सेकंड फीचर है पार्टनरशिप का वो पढ़ते हैं, और वो कौन सा है, वो है हमारा एग्रीमेंट। ठीक है जी। तो पार्टनरशिप क्या होती है, एक एग्रीमेंट से बनती है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा डेफिनेशन क्या कहती है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड, यानी क्या होता है, पार्टनरशिप के लिए एक एग्रीमेंट होना चाहिए। सर मैं बोला हाँ बेटा, कि ये बताओ कि ये एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए। तो मैं बोलूंगा बेटा ये एग्रीमेंट आप चाहो तो क्या कर सकते हो,
आप चाहो तो इस एग्रीमेंट को ओरल कर लो और आप चाहो तो इस एग्रीमेंट को रिटर्न कर लो। ओ माय गॉड, यानी लॉ ने सर क्या दोनों ऑप्शन दिए? हाँ बेटा, लॉ ने दोनों के दोनों ऑप्शन आपको दे रखे हैं। आप चाहो तो ओरली भी एग्रीमेंट कर सकते हैं और आप चाहो तो रिटर्न में भी एग्रीमेंट कर लो। लेकिन हाँ, आप बताओ कौन सा अच्छा रहेगा? अगर आप ओरली एग्रीमेंट करोगे, सब कुछ मुंह जवानी अगर आप बोलोगे कि ये होगा ये होगा ये होगा, बाद में चल के अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा अपनी बात को प्रूफ करने के लिए। बात पहले बढ़ रही है, आपके पास कोई एविडेंस नहीं होगा कि आपने जो बात बोली है वो ठीक है या नहीं है। इट मींस यहां पे क्या होगा? फ्यूचर में डिस्प्यूट होंगे। ओ माय गॉड सर, फिर क्या करें अगर डिस्प्यूट होंगे तो? इसलिए मैं कहता हूं क्या करो, आप प्रेफरेंस दो किसको? रिटर्न वाले को, यानी प्रेफर किसको करो? रिटर्न एग्रीमेंट को। बात समझ आई? हाँ, और रिटर्न एग्रीमेंट का एक सुंदर सा नाम भी है। सर क्या नाम है बेटा? इसका नाम है पार्टनरशिप डीड। बात पल्ले पड़ी? हाँ सर, बात पल्ले पड़ी हमें कि रिटर्न एग्रीमेंट क्या करते हैं? रिटर्न एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं। तो समझ आया? एग्रीमेंट, एग्रीमेंट कहता है लॉ ने बोला कि आपकी मर्जी, सब कुछ आपकी मर्जी है। आप चाहो तो ओरली एग्रीमेंट कर लो, आप चाहो तो रिटर्न में एग्रीमेंट कर लो, लेकिन एडवाइजेबल हम ये कर रहे हैं कि आप रिटर्न में एग्रीमेंट करो, सो दैट अगर फ्यूचर में हमें कोई लॉस हुआ, सॉरी फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट हुआ, तो आप डिस्प्यूट के टाइम पे आप रिटर्न एग्रीमेंट को पेश कर सकते हो। ठीक है जी? ठीक है बस भाई? हाँ सर, तो मैं ये लिख रहा है, देखो, पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट। ये क्या होती है? पार्टनरशिप हमेशा एग्रीमेंट से एग्जिस्टेंस में आती है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट एग्रीमेंट शुड बी इन राइटिंग। ये जरूरी नहीं है कि आपका एग्रीमेंट क्या हो? राइटिंग में हो। ओ माय गॉड, क्या हो हमारा? ये जरूरी नहीं है कि आपका एग्रीमेंट राइटिंग में हो। सर क्या कर सकते हैं? इट मींस हम ओरल एग्रीमेंट भी हमारा वैलिड है। लिखा हुआ है an oral agreement is equally valid but in order to avoid disputes, अगर आपको डिस्प्यूट से बचना है, it is preferable to have written agreement between the partners. Such written agreement is known as partnership deed. बात पहले पड़ी? तो आप एग्रीमेंट आपको करना चाहिए, ओरली भी कर लो, रिटर्न में कर लो, लेकिन ओरली में डिस्प्यूट्स होंगे, इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप रिटर्न में कर लो, और उसी का नाम क्या है? उसी को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है सर, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट बेटा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। थर्ड पॉइंट क्या है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। इट मींस क्या करते हो आप? पार्टनरशिप किसके लिए करते हो? प्रॉफिट के लिए। बेटा जो हमारी क्या थी पार्टनरशिप की, जो डेफिनेशन थी, अगर मैं रीड करूं, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। इट मींस कहीं भी डेफिनेशन में लॉस लिखा हुआ नहीं है। तो क्या करते हो? अगर मैं भी आपसे बोलूं कि चलो आओ पार्टनरशिप करते हैं और पार्टनरशिप में जो भी लॉस होगा उसे बांटा करेंगे, तो क्या आप मेरे साथ करोगे पार्टनरशिप? मना कर दोगे, सर लॉस के लिए क्यों आए हम आपके साथ? तो अगर मैं किसी को बोलूंगा कि भाई आजा दोनों काम करेंगे पार्टनरशिप में और जो भी लॉस होगा उसे बांटा करेंगे, तो क्या आप मेरे साथ आओगे? आप कभी नहीं आओगे मेरे साथ में। इसलिए क्या बोलते हैं, कभी भी आप लॉस के लिए पार्टनरशिप नहीं करते हो। किसके लिए करते हो? हमेशा प्रॉफिट के लिए। लेकिन आपने सुना होगा सुख और दुख क्या होते हैं? दोनों क्या? दोनों जीवन के पहलू हैं। अगर सुख है तो दुख भी है। इट मींस अगर लॉस हुआ बाई चांस तो हम लॉस को भी भुगतेंगे फिर। ठीक है? वैसे तो हम क्या करते हैं? वैसे हम पार्टनरशिप करते हैं प्रॉफिट के लिए, लेकिन खुदा ना करे, भगवान ना करे, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस अगर हो गया, तो क्या करेंगे? उसमें हम लॉस को भी क्या करेंगे? आपस में शेयर कर लेंगे। ओके? और हाँ, दूसरी बात क्या सर चैरिटेबल पर्पज के लिए आप पार्टनरशिप कर सकते हो? नहीं, चैरिटेबल पर्पज के लिए आप कभी भी पार्टनरशिप नहीं करना। अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में कि भाई दो बंदों ने पार्टनरशिप एंटर करी और उनका ऑब्जेक्ट क्या है? चैरिटेबल पर्पज करना, तो क्या ये है पार्टनरशिप? हम बोलेंगे क्योंकि इसका प्रॉफिट का आना उद्देश्य नहीं है, इसलिए पार्टनरशिप भी नहीं है। क्योंकि हर पार्टनरशिप का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हर पार्टनरशिप का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना होना चाहिए। ठीक है जी? तो आओ, एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर मस्ट बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, ऑफ अ बिजनेस। ऑल्दो द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप अंडर पार्टनरशिप एक्ट डिस्क्राइब पार्टनरशिप एज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट। ओ माय गॉड सर, क्या लिखा हुआ है? सिर्फ लिखा हुआ है प्रॉफिट, कहीं नहीं लिखा हुआ लॉस। ठीक है? प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस बट शेयरिंग ऑफ लॉस इज इंप्लाइड। कह रहा है भैया अगर डेफिनेशन में सिर्फ प्रॉफिट लिखा हुआ है तो अपने आप ही वो क्या हो रहा है? अपने आप ही इंप्लाइडली कह रहा है लॉस भी अपने आप ही लिखा हुआ है, मान लीजिए। ठीक है जी? ओके, इफ सम पर्सन जॉइन हैंड फॉर द पर्पज ऑफ सम चैरिटेबल एक्टिविटी, अगर कोई दो व्यक्ति, चार व्यक्ति इकट्ठे होते हैं, पार्टनरशिप बनाते हैं, किसके लिए? चैरिटेबल काम किया करेंगे, तो क्या वो पार्टनरशिप है? हम बोलेंगे नहीं है, क्योंकि इसका पर्पज क्या है? प्रॉफिट कमाना है ही नहीं। देन इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज पार्टनरशिप, इसे हम क्या करेंगे? ट्रीट नहीं करेंगे पार्टनरशिप। ठीक है जी? ओके, उसके बाद हम करते हैं अब चौथा पॉइंट डिस्कस। सर चौथा पॉइंट क्या है? बता दीजिए हमें। लो बेटा, चौथा पॉइंट ही है
तो चौथा पॉइंट है मेरा बिजनेस। तो अगर आप डेफिनेशन को पढ़ोगे, मैंने उस दिन भी कहा था डेफिनेशन के अंदर ही क्या है, डेफिनेशन के अंदर ही सारे के सारे फीचर छुपे हुए हैं। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। क्या लिखा है इसमें, क्या लिखा हुआ है, ऑफ अ बिजनेस। इट मींस क्या होना चाहिए, एक बिजनेस होना चाहिए। तो एग्रीमेंट शुड बी टू कैरी ऑन सम बिजनेस, और ये क्या होना चाहिए आपका बिजनेस, आपका ये वाला बिजनेस लीगल भी होना चाहिए। मेयर को-ओनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी डज नॉट अमाउंट टू पार्टनरशिप। कह रहा है सिर्फ आप क्या हो, आप प्रॉपर्टी के दो या दो से अधिक मालिक हैं तो वो को-ओनरशिप बोलते हैं उसी को। अगर आप किसी प्रॉपर्टी के दो या तीन लोग मालिक हैं और वो आपने खरीदी और वही आपने बेच दी, इट मींस ये आपका प्रॉफिट नहीं, सॉरी बिजनेस नहीं है। यानी क्या बोलूंगा, आपने पढ़ा होगा 11th में एक पॉइंट गोइंग कंसर्न अजम्पशन। वो क्या कहता है, हम ये मानते हैं कि आपका बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, रेगुलरली डेली क्या होगा, चलता रहेगा। तो ऐसा बिजनेस जो क्या हो, जो रेगुलर चलता रहे, जो डेली डे टू डे चलता रहे, उसी को बोलेंगे हम बिजनेस। तो यानी क्या होना चाहिए, बिजनेस के लिए वन टाइम एक्टिविटी को हम काउंट नहीं करेंगे। अगर आपने एक बार प्रॉपर्टी खरीदी पार्टनरशिप में और वो आपने बेच दी तो वो पार्टनरशिप नहीं है। बेटा मैं ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं वाले क्वेश्चन, मैं कह रहा हूं अगर आपने एक प्रॉपर्टी कुछ खरीदा आपने पार्टनरशिप में और बाद में आपने वो बेच दिया तो ये पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। सर फिर कब कहलाएगी, अगर आप डेली डे टू डे यही काम करते हो, आप खरीदते हो पार्टनरशिप में फिर बेचते हो, खरीदते हो फिर बेचते हो, आप डे टू डे अगर करते हो तो ही कहलाएगी पार्टनरशिप, वरना नहीं। ठीक है जी। अगर क्वेश्चन आएगा कि दो लोगों ने एक प्रॉपर्टी खरीदी को ओनरशिप में और उससे क्या किया, प्रॉफिट पर बेच दिया, तो हम बोलेंगे ये पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस ही नहीं है। ठीक है जी। तो बिजनेस क्या होता है, बिजनेस आपका लीगल होना चाहिए, बिजनेस आपका क्या होना चाहिए, वन टाइम नहीं होना चाहिए। इट मींस क्या हो, बिजनेस आपका रेगुलर होना चाहिए एंड लीगल भी होना चाहिए। अगर इलीगल काम करोगे तो उसकी क्या होगी, पेशी फिर कानून क्या करेंगे, अदालत में की जाएगी। इलीगल काम नहीं करना है, और जो भी काम करेंगे लीगल करेंगे और डेली करेंगे। ठीक है जी। इलीगल काम कोई करेंगे नहीं, जो भी लीगल काम करेंगे वो रेगुलरली करेंगे। ठीक है जी। इट मींस वन टाइम एक्टिविटी इज नॉट पार्टनरशिप एंड इलीगल बिजनेस इज नॉट पार्टनरशिप। ठीक है। इलीगल धंधा नहीं है पार्टनरशिप एंड वन टाइम एक्टिविटी नहीं है बिजनेस, इसलिए वो भी पार्टनरशिप नहीं है। बात पहले पड़ी। तो इसमें दो पॉइंट आते हैं निकल के, कौन सा, एक तो आप लीगली काम करोगे और सेकंड क्या, आप रेगुलरली भी काम करोगे। ओके सर, अगला पॉइंट है म्यूचुअल एजेंसी। सर ये पॉइंट कौन सा है, म्यूचुअल एजेंसी। बेटा आप फिर से पढ़ो डेफिनेशन को, क्या लिखा हुआ है, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन। अगर मैं आपको दिखाऊं डेफिनेशन को, अगर मैं आपको दिखाऊं किसको, डेफिनेशन को, कह रहा है पार्टनरशिप इज अ रिलेशन, ये रही, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। यहां से देखो, कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पहला पॉइंट तेरा हमारा बिजनेस वाला पर्सन वाला, एक एग्रीमेंट वाला भी है, प्रॉफिट वाला भी है, बिजनेस वाला भी है। अब कौन सा, ये वाला पॉइंट कौन सा मेरा, ये वाला पॉइंट है मेरा म्यूचुअल एजेंसी। बात पहले पड़ी। तो कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी। कह रहा है या तो सारे बंदे काम कर लो या अकेला बंदा काम कर लो। अगर अकेला बंदा काम करेगा तो वो सभी के बिहाफ पे काम करेगा। इट मींस क्या हो, आप सभी ने म्यूचुअली क्या कर रखा है, आप सभी ने म्यूचुअली आपस में मिलके एग्रीमेंट कर रखा है कि क्या करेंगे हम, या तो सारे बंदे काम करेंगे या अकेला बंदा काम करेगा। अगर अकेला बंदा काम करेगा तो वो सभी के बिहाफ पे काम करेगा। इट मींस अगर मैंने किसी पार्टनर को बोल दिया, सपोज करो हमारी फर्म में क्या है, हमारी फर्म में 3 पार्टनर हैं, ए बी एंड सी, 3 पार्टनर हैं। ए बीमार पड़ गया, बी के घर में शादी है, तो सी क्या करेगा, सी जाएगा अकेला काम करने के लिए। कौन जाएगा, सी अकेला काम करने। कौन जा रहा है, सी जा रहा है। तो अगर सी ने अकेले ने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया फर्म के ब्याह पे, तो क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि ये फर्म क्या, ये कॉन्ट्रैक्ट पूरे फर्म ने किया है। बात पहले पड़ी है। ये नहीं बोलेंगे भाई ए और बी, नहीं बोलेंगे कि तूने किया, तू ही भुगत कॉन्ट्रैक्ट को। इट मींस अगर सी ने फर्म के ब्याह पे अकेले बंदे ने क्या किया, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो वो क्या माना जाएगा, वो माना जाएगा कि वो ए बी और सी तीनों ने किया है। बात पहले पड़ी। ठीक है जी। तो कैरिड बाय ऑल, या तो सारे बंदे काम करेंगे और एनी ऑफ देम, या कोई अकेला बंदा भी काम करेगा। लेकिन हाँ, अगर अकेले बंदे ने काम किया तो क्या करेगा, वो सभी के ब्याह पे काम करेगा। द बिजनेस ऑफ अ पार्टनर कंसर्न मे बी कैरिड ऑन बाय ऑल of the partner or any of them for all।
इट मींस ईच पार्टनर इज कैरिंग ऑन द बिजनेस इज द प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। ठीक है जी। अब देखो जो सारे बंदे काम कर रहे हैं, अगर सारे बंदे काम कर रहे हैं, सारे बंदे एज अ प्रिंसिपल काम कर रहे हैं। अगर मान लीजिए वो यहां पर जो सी बंदा काम कर रहा है, बाकी ए और बी काम नहीं कर रहे थे, वो घर बाई चांस घर थे, वो सी ने काम किया, तो सी ने एज अ एजेंट काम किया। किसका? फर्म का पूरा एजेंट, यानी क्या सी ने फर्म के बिहाफ पे काम किया, सी क्या है? सी एजेंट है। ठीक है, सी क्या है? एजेंट है। और एजेंट के काम से एजेंट ने अगर अच्छा किया तो भी प्रिंसिपल का है, और एजेंट ने अगर बुरा किया तो भी किसका है? वो प्रिंसिपल का है। बात पहले पढ़ रही है। इट मीन सपोज करो ए बी एंड सी तीन पार्टनर हैं, सी ने सिर्फ काम किया और सी के काम करने की वजह से फर्म को लॉस हो गया, तो बताओ वो लॉस किसका है? क्या सिर्फ सी का लॉस है? नहीं, वो किसका लॉस है? वो सभी पार्टनर का। बोलेंगे क्योंकि सी ने काम किया, वो सभी के बिहाफ पे काम किया है, इसलिए जो लॉस हुआ है ना वो पूरे फर्म का लॉस है, और पूरे फर्म का अगर लॉस है तो लॉस को भुगतेंगे भी सारे के सारे पार्टनर, लेकिन एक्सेप्ट माइनर पार्टनर। कोई अगर माइनर हुआ तो बाई चांस। ठीक है जी। ऐसी मान लीजिए सी ने काम किया और सी ने अच्छा काम कर दिया, तो क्या वो सिर्फ सी को प्रॉफिट मिलेगा? नहीं, बोलेंगे सी ने जो काम किया वो पूरे फर्म के बिहाफ पे काम किया, इसलिए जो फर्म को, जो सी को प्रॉफिट हुआ है, इट मींस वो फर्म को प्रॉफिट हुआ है, उसमें सारे के सारे पार्टनर बांटेंगे। तो सी अगर लॉस करेगा तो भी फर्म का है, फर्म बांटे, फर्म भुगतेगी लॉस को, और अगर सी को प्रॉफिट हो तो भी का वो भी फर्म का ही है, इट मींस फर्म को ही भुगतना पड़ेगा प्रॉफिट को भी। ठीक है जी। ओके, तो यानी क्या करते हैं, ये जो कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब है सारे पार्टनर का है, प्रिंसिपल भी है और एज वेल एज एजेंट भी है एक दूसरे के। ठीक है। ही कैन बाइंड अदर पार्टनर बाय हिज एक्ट एंड आल्सो इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर। जैसे कि यहां पर सी था, सी काम कर रहा था, तो सी अपने एक्ट से बाकी सारे पार्टनर को बाउंड कर सकता है, और वो दूसरे पार्टनर के एक्ट से भी बाउंड है। ठीक है। यानी अगर सी काम कर रहा है तो सी के एक्ट का इन पे भी असर पड़ेगा और इनका काम भी इस पे असर पड़ेगा। बात पहले पड़ रही है। सब क्या है? सब एक दूसरे से क्या है? बाउंड है। सब क्या है? सब एक दूसरे के एक्ट के लिए लायबल माने जाएंगे। और लास्ट पॉइंट हमारा कौन सा? ये मैंने पढ़ा रखा ऑलरेडी, लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर। क्या होती है? पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। सर अनलिमिटेड क्यों होती है? मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था अनलिमिटेड क्यों होती है। क्योंकि बेटा यहां पर पार्टनरशिप में फैसले कौन लेता है? पार्टनरशिप में फैसले लेने वाले कौन होते हैं? पार्टनर। तो अगर पार्टनर ने कोई भी फैसला लिया और वो उल्टा पड़ गया, इट मींस क्या हुआ? उल्टा पड़ा, तो हम क्या बोलेंगे? फर्म क्या बोलेगी? क्योंकि पार्टनरशिप पार्टनर तुमने फैसले लिए थे, इसलिए अगर लॉस हुआ है तो लॉस को तुम भुगतोगे। ठीक है जी। बात पहले बड़ी सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी का कारण यही क्या है? क्योंकि यहां पर फैसले लेने वाले कौन खुद होते हैं? खुद मालिक होते हैं। तो अगर मालिक ने अच्छा फैसला लिया तो तुम्हारा प्रॉफिट, मालिक ने अगर गंदा फैसला लिया तो तुम्हारा लॉस, तुम भुगतो उस लॉस को। बात पहले बढ़ रही है। इसलिए क्या होता है? इसलिए पार्टनर की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। और अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब यह है कि अगर फर्म को लॉस हुआ तो पहले फर्म के लॉस की रिकवरी क्या होगी? फर्म के प्रॉफिट से होगी, फिर पार्टनर कैपिटल से होगी, और अगर अभी भी लॉस चल रहा है तो पार्टनर को पैसा अपने घर से लेके आना पड़ेगा। इट मींस उन्हें प्राइवेट एसेट को भी बेचना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर फर्म को लॉस हो रहा है और भयंकर लॉस हुआ है तो क्या करना पड़ेगा? तो आपको पार्टनर आपको घर से पैसा लेके आना पड़ेगा। लेकिन एक पार्टनर ऐसा है जो घर से पैसा लेके नहीं आएगा। सर वो कौन सा पार्टनर है? बता दो जरा मुझे कि वो कौन सा पार्टनर है। बेटा आपको मैंने बताया था पहले ही, जो माइनर होते हैं वो क्या करते हैं? वो प्रॉफिट में तो साथी होते हैं लेकिन लॉस में साथी नहीं होते। तो अगर फर्म को लॉस हुए भयंकर वाले, तो क्या सारे पार्टनर अपने घर से पैसा लेके आएंगे? जल्दी बोलो, क्या सारे पार्टनर अपने घर से पैसा लेके आएंगे? हम क्या बोलेंगे? हां सर, सारे के सारे पार्टनर घर से पैसा लेके आएंगे, लेकिन एक माइनर पार्टनर ऐसा जो लेके नहीं आएगा, क्योंकि माइनर क्या है? माइनर प्रॉफिट का साथी है, लॉस का साथी नहीं है। ये देखोगे जरा यहां पर, अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी अगर आ रही है, दस्तक दे रही है, तो सारे पार्टनर को पकड़ लेगी, लेकिन माइनर क्या होगा? माइनर पीछे से भाग जाएगा। बात पहले पड़ रही है। इट मींस क्या होंगे? अनलिमिटेड लायबिलिटी में क्या करेंगे? सारे पार्टनर को घर से पैसा लेके आना पड़ेगा। अगर फर्म लॉस को पे नहीं कर पा रही है तो पार्टनर तुमको अपनी घर से एसेट को बेच के पैसा लेके आना पड़ेगा। सारे पार्टनर तुमको लेके आना पड़ेगा, लेकिन माइनर तुमको लेके नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि तुम प्रॉफिट में तो हिस्सेदार हो, लॉस में हिस्सेदार कभी नहीं हो। ठीक है जी। बात पहले पढ़ी। तो ये मैंने पढ़ाए थे आपको, क्या मैंने ये आपको पार्टनरशिप के फीचर्स पढ़ाए। क्या पढ़ाए सर? मैंने ये आपको पार्टनरशिप के फीचर्स पढ़ाए। तो बेटा चलो अब क्या करते हैं हम, जो पास्ट ईयर्स में एग्जाम में हमारे
फीचर्स के रिगार्डिंग में क्वेश्चन आ चुके हैं, उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। बेटा क्वेश्चन क्या, हम तो आज तूफानी करने के लिए आए हैं, तो क्या करने आए हम जब भी क्वेश्चन करेंगे कुछ ना कुछ तूफानी ही करेंगे। तो आइए आज कुछ तूफानी हम करने आए। सर क्या तूफानी करने आए हम? आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने आए कौन से, जो एग्जाम में आ चुके हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप को लेके। तो बेटा पहला जो क्वेश्चन आ चुका है वो है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर दैट अ पार्टनरशिप फर्म कैन हैव, नेम द एक्ट दैट प्रोवाइड्स फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। इट मींस कह रहा है बताओ एक फर्म में कितने पार्टनर मैक्सिमम होने चाहिए और ये किस एक्ट में लिखा हुआ है। अब बताओ अगर आप लिख के आ जाते हैं कि सर पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है, क्योंकि हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो उसमें लिखा होगा पक्का, तो अगर आप पार्टनरशिप एक्ट लिख दोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा फिर, क्योंकि क्या लिखना है हमें लिखना है कंपनीज एक्ट। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ फर्म कैन बी 50, कह रहा है 50 सकते हैं, एंड इट इज गिवन इन कंपनीज एक्ट 2013 वाइड सेक्शन नंबर 464 अलॉन्ग विद कंपनीज मिसलेनियस रूल 10। ठीक है सर क्या हमें सेक्शन भी लिखना है? बेटा कुछ नहीं लिखना, आपको लिखना है बस क्या, इट मैक्सिमम नंबर ऑफ अ पार्टनर इन अ फर्म कैन बी 50 एंड इट इज गिवन इन कंपनीज एक्ट 2013, बस इतना लिखना है, सेक्शन नंबर आपको नहीं लिखना है। सर सेकंड क्वेश्चन क्या है? बेटा सेकंड क्वेश्चन जो है, गुप्ता एंड शर्मा वर पार्टनर इन अ फर्म, दे वांटेड टू एडमिट टू मोर पार्टनर। बताओ कितने पार्टनर ऑलरेडी फर्म में हैं? 2, कितने और ऐड करना चाह रहे हैं? एक्स्ट्रा 2 और चाह रहे हैं। ठीक है, तो दे वांटेड टू एडमिट 2 मोर मेंबर्स इन द फर्म, लिस्ट द कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल्स अदर देन माइनर, कह रहा है माइनर को छोड़ के वो और 2 कैटेगरी बताओ हु कैन नॉट बी एडमिटेड बाय द फर्म। कह रहा है वो 2 और कौन सी कैटेगरी के लोग हैं जो पार्टनरशिप फर्म में नहीं आ सकते। आपको पता है वो कौन से नहीं है? सर वो वाले लोग जो C2C नहीं है। और C2C कौन नहीं होते? सर C2C एक तो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड नहीं होता और एक पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं होता, तो वही लिखा हुआ है। अपार्ट फ्रॉम माइनर द फॉलोइंग इंडिविजुअल कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। वो कौन कौन से? पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एंड पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। ओ माय गॉड सर इतने आसान आसान क्वेश्चन आए थे क्या? हाँ बेटा इतने आसान आसान क्वेश्चन आपको एक एक नंबर में मिल जाते हैं, बस आपको 2 लाइन लिखनी है और आपका 1 नंबर पक्का। ठीक है जी। सर और कौन सा एग्जाम में आया क्वेश्चन? ये देखो जो है हमारा एग्जाम में एक क्वेश्चन और आया है, वो क्या है? ये वाला क्वेश्चन है, रितेश एंड हितेश आर चाइल्डहुड फ्रेंड, 2 बचपन के सखा हैं भैया। रितेश इज अ कंसल्टेंट वेयर हितेश इज अ आर्किटेक्ट, दे कंट्रीब्यूटेड इक्वल अमाउंट। देखो जी क्या आपको 2 चाहिए लोग? हाँ 2 लोग हैं, रितेश एंड हितेश है। क्या उन्होंने पैसा लगाया? दे कंट्रीब्यूटेड इक्वल अमाउंट, उनकी कैपिटल भी ऑलरेडी है। एंड परचेज अ बिल्डिंग, उन्होंने बिल्डिंग खरीदी कितने की? 2 करोड़ की, यानी 1 करोड़ लगाया रितेश ने, 1 करोड़ हितेश ने। आफ्टर अ ईयर दे सोल्ड इट फॉर 3 करोड़, उन्हें 3 करोड़ में बेच दिया। ओ माय गॉड सर 1 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया। हाँ एंड द प्रॉफिट इक्वली बांट भी लिया। लो 2 पर्सन भी हैं, कैपिटल भी लगा रखी है, एग्रीमेंट भी कर रखा है, इक्वली बांटेंगे, इक्वली प्रॉफिट को बांट भी लिया है, प्रॉफिट भी हुआ है। कह रहा है आर दे डूइंग द बिजनेस, क्या ये बिजनेस कर रहे हैं? इन द पार्टनरशिप, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ और आंसर। कह रहा बताओ क्या ये लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? तो हम क्या बोलेंगे क्या ये कर रहे हैं? मैंने उस दिन ही कहा था, क्या कहा था मैंने अभी थोड़ी देर पहले? मैंने ये कहा था कि आप अगर कोई वन टाइम एक्टिविटी कर रहे हो तो क्या करेंगे हम उससे बिजनेस नहीं मानते। अगर आप क्या किया, आपने एक प्लॉट लिया, प्लॉट को बेच दिया, सिर्फ वन टाइम किया, तो ये पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस ही नहीं है। बिजनेस कौन चाहिए? गोइंग कंसर्न, चलते हुए रहना चाहिए, डे टू डे रेगुलर बेस पे चलते रहना चाहिए। वन टाइम एक्टिविटी कभी भी बिजनेस नहीं कहलाती। अगर वो बिजनेस ही नहीं है तो पार्टनरशिप भी नहीं है। तो लिखा हुआ है नो दे आर नॉट डूइंग बिजनेस इन पार्टनरशिप बिकॉज दे आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन डूइंग बिजनेस ऑन डे टू डे बेसिस, यानी ऑन रेगुलर बेसिस। मेयर को ओनरशिप ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट अमाउंट टू पार्टनरशिप। भैया बस आप क्या हो? 2 लोग मालिक है किसी चीज के, तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। आपको डेली रेगुलरली लीगल बिजनेस करना ही पड़ेगा, तभी जाके वो क्या कहलाएगी? पार्टनरशिप कहलाएगी। बात पल्ले पड़ रही है? तो बेटा आपको बस क्या करना है, आपको इन जो आपकी जो थ्योरी मैंने पढ़ाई थी बस वो आपको एक बार रीड करना है और इन क्वेश्चंस को एक बार देखना है। होप आपको आज हमारा छोटा सा प्रयास जो किया गया है पार्टनरशिप के फीचर्स के लिए वो आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये क्लास समझ में आई है तो आप अपने फ्रेंड्स से इस क्लास को शेयर कीजिए, उन्हें भी बताइए कि ये क्लास आ चुकी है। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट मोहित कौशिक आपको अकाउंट्स पढ़ाने के लिए मैदान में आ चुके हैं, तो आप उनको भी अपनी इस क्लास को शेयर कर चुके हैं। और आप प्लीज अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।